स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। हम सभी को पता है कि दुनिया में लाखों ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट इन ऑर्गेनिजम्स को किसने अरेंज किया? इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम ऑर्गेनिज्म को उनके डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज के बेसिस पर उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, या हम सिंपली कह लें कि जिस ऑर्गेनिज्म में सेम कैरेक्टर होंगे उसको एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। बट हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? वाई क्लासिफिकेशन इज नीडेड? फर्स्ट पॉइंट, स्टडी इजी हो जाती है। पहला पॉइंट क्या है कि स्टडी इजी हो जाती है। स्टडी इजी हो जाती है। इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बारे में इंडिविजुअली नॉलेज रखना इट्स रियरली इम्पॉसिबल। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से हम उनको बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। दूसरा है, उनका रिलेशनशिप समझ में आ जाता है। अब कौन सा ऑर्गेनिज्म अपने एंसेस्टर से कैसे रिलेटेड है, हम इसके कंपैरिजन भी करके ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। तीसरा है, आइडेंटिफिकेशन समझ में आ जाता है। आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाती है। आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाती है। ऑर्गेनिज्म को हम उसके कैरेक्टर के हिसाब से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो प्लांट है वो इस कैटेगरी में आएगा और ये जो एनिमल है वो इस कैटेगरी में आएगा। तो बच्चों, जिस तरह से साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन को इजी बनाया है, उसी तरह से मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को इजी बना दूंगी। अगर आप इस चैप्टर को एंड तक देखते हैं तो ट्रस्ट में आपको एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और क्योंकि मैं इस चैप्टर को लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कवर करने वाली हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंजलि, योर बायोलॉजी मेंटोर, और देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। बच्चों, सबसे पहले साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्लासिफिकेशन की पहल की, वो है अरस्तु, जिनको हम जीव विज्ञान का पिता या जंतु विज्ञान का पिता भी कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी इज अरस्तु। अरस्तु ने पूरे लिविंग वर्ल्ड को दो ग्रुप में बांटा, प्लांट और एनिमल में, और इन्होंने प्लांट को फर्दर डिवाइड किया ट्री, हर्ब और श्रब में, वृक्ष, शाक और झाड़ी में डिवाइड किया। फिर एनिमल्स को उन्होंने उनकी जो ब्लड सेल्स होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उनके बेसिस पे बांटा, जिनके पास होगी और जिनके पास लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल नहीं होगी। इसके बाद हमारे साइंटिस्ट आते हैं द कैरोलस लीनियस आते हैं, जिन्होंने अगेन पूरे लिविंग वर्ल्ड को दो ग्रुप किंगडम में बांटा, और इनका जो क्लासिफिकेशन आया उसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, जो कि हम आज तक यूज करते हैं, और आज तक हम उस क्लासिफिकेशन का यूज करके एनिमल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने प्लांट और एनिमल्स में डिवाइड किया, बट इनके जो क्लासिफिकेशन है उसमें भी कुछ कमियां रह गई। और क्या कमियां रह गई? इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस नहीं बताया, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर के बीच में डिफरेंस नहीं बताया, फोटोसिंथेटिक जो कि हमारी एल्गी होती हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक जो कि हमारे फंजाई होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस नहीं बताया। और हमें बहुत लंबे समय तक ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है वो कुछ अधूरा सा लगा, क्योंकि उन्होंने किसके बारे में नहीं बात की, आइए डिस्कस करते हैं। कैरोलस लीनियस का जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है वो अधूरा लगने का रीजन है क्योंकि उन्होंने कुछ मेन कैरेक्टर पे बात ही नहीं किया। पहला मेन कैरेक्टर क्या है? ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, प्लांट के और एनिमल के स्ट्रक्चर के बारे में बताया ही नहीं। वो कैसे दिखते हैं, क्या क्या कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में बात नहीं की। दूसरा, सेल स्ट्रक्चर, उनके सेल के स्ट्रक्चर के बारे में भी बात नहीं करी। तीसरा, अगर सेल है तो उनमें जो सेल वॉल पाई जाती है उनके बारे में भी बात नहीं करी कि जो सेल वॉल का नेचर है वो कैसा होगा। चौथा, उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो अपना पोषण किस तरह से करेंगे,
वो खाना किस तरह से खाएंगे इसके बारे में भी बात नहीं करी। पांचवा, उन्होंने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो कैसे जनन करेंगे, अपनी संख्या कैसे बढ़ाएंगे, इसके बारे में भी उन्होंने बात नहीं करी। और छठवा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उनके एंसेस्टर से क्या रिलेशन है, वो कैरेक्टर जो उनमें आया है वो किसमें से आया है, ये सब के बारे में बात नहीं करी। तो ये कुछ कमियां रह गई बायोनॉमियल क्लासिफिकेशन की। फिर हमारे तीसरे साइंटिस्ट आए R.H. विटेकर, जिन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और इन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में बांटा। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। और ये जो क्लासिफिकेशन है इसने सारी कमियां दूर कर दी। इसने किसके बारे में बात किया, जो जहां पर कैलस लीनियस लैग कर रहे थे, जहां पर कैलस लीनियस ने इन सब पॉइंट को नजर नहीं रख करके क्लासिफिकेशन किया, वहीं R.H. विटेकर ने इन्हीं पॉइंट को अपना क्राइटेरिया बना करके, मेन क्राइटेरिया बना करके क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने मेनली थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बात की। जहां पे कैलस लीनियस ने उन ऑर्गेनिजम्स को भी एनिमल की कैटेगरी या प्लांट की कैटेगरी में रख दिया जो कि ना एनिमल में आते थे और ना ही प्लांट में आते थे। तो जो R.H. विटेकर हैं उन्होंने एक फ्लो चार्ट की हेल्प से इसको समझाया और जो कि हमारे NCERT में गिवन है। आइए देखते हैं। तो बच्चों, R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और ये कुछ कैरेक्टर हैं जिनके बेसिस पर ये 5 किंगडम को इन्होंने डिवाइड किया। अगर हम पहले कैरेक्टर की बात करें तो है सेल टाइप। सेल का टाइप कैसा है? मोनेरा में ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में आपको ये यूकैरियोटिक देखने को मिलेंगे। अब बच्चों, प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास उनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप ना हो। अब न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस के पास ही क्या होता है? पूरा DNA जेनेटिक मटेरियल होता है। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। और कैरियोटिक वर्ड जो है कैरियन से मिलके बना है, जिसका मतलब है न्यूक्लियस। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस ना प्रेजेंट हो उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, सच्चा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कहते हैं। तो मोनेरा हमारा क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होता है। फंजाई यूकैरियोटिक होता है। प्लांटी यूकैरियोटिक होता है और एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक होते हैं। हम लोग भी बच्चों कैसे होंगे? यूकैरियोटिक होंगे। अब जो सेल होती है, जैसे मान लीजिए प्लांट सेल है, ठीक है, ये प्लांट सेल है, तो इसकी जो सेल वॉल है, ये इसकी बात कर रही है, जो इसकी सेल वॉल है वो किसकी बनी होगी? तो जो मोनेरा होंगे उनकी जो सेल वॉल होगी नॉन सेलुलोजिक होगी, मतलब सेलुलोज से मिलकर नहीं बनी होगी। अगर सेलुलोज से मिलकर नहीं बनी तो किससे मिलकर बनी होगी? पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड से। जो शुगर होती है, बहुत सारी शुगर और एमिनो एसिड से, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलकर के उनकी सेल वॉल बनी होती है। प्रोटिस्टा में जो सेल वॉल होती है
वो कुछ में प्रेजेंट होती है और कुछ में एब्सेंट होती है। फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है पर बिना सेलुलोज की बनी हुई। फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से मिलकर के बनी होती है। प्लांटी की बात करें तो इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा और इनका जो सेल वॉल होगा वो सेलुलोज से मिलकर के बना होगा। और एनिमेलिया में आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगा। एनिमेलिया में यानी कि हमारे में सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब तीसरा कैरेक्टर क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर क्या मेम्ब्रेन क्या है? ये न्यूक्लियस है मान लीजिए, और ये जो न्यूक्लियस के चारों तरफ की जो लेयर है उसी को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। तो अब देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें प्रेजेंट है, किसमें एब्सेंट है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होता है। अगर इसका न्यूक्लियस ही वेल डेवलप नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे वेल डेवलप होगा? तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और प्रोटिस्टा से लेकर के एनिमेलिया तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, क्योंकि इनका न्यूक्लियस भी वेल डेवलप होता है। अब अगर इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि इनका बॉडी सेल से मिलके बना है या टिश्यू से मिलके बना है, ऑर्गन से मिलके बना है, ऑर्गन सिस्टम से मिलके बना है, तो जो मोनेरा होता है उनकी जो बॉडी होती है वो सिर्फ सेल से मिलकर के बनी होती है, सेलुलर होती है। प्रोटिस्टा में भी सेलुलर आपको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। फंजाई में आपको मल्टी सेलुलर, दो या दो से ज्यादा सेल से मिलके बनी हुई बॉडी मिलेगी और लूज टिश्यू से मिलकर के बनी हुई बॉडी भी मिलेगी। पर प्लांटी में आपको टिश्यू सिस्टम देखने को मिलेगा और ऑर्गन देखने को मिलेगा। टिश्यू सेम काम करने वाली जो सेल होती है वो मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। और टिश्यू डिफरेंट सेल जो होती है वो मिलकर क्या बनाती है? ऑर्गन बनाती है। तो प्लांट में आपको टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम दोनों देखने को मिलेगा। एनिमेलिया में आपको टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम तीनों आपको देखने को मिलेगा। अब बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो खाना कैसे खाते हैं। अगर मोनेरा की बात करें तो ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। जो खुद से ही अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक होंगे तो किस टाइप का? दो टाइप का न्यूट्रिशन करेंगे। पहला है कीमोसिंथेटिक, दूसरा है फोटोसिंथेटिक। ये केमिकल से भी अपना भोजन बना सकते हैं और फोटोसिंथेटिक मतलब सनलाइट की हेल्प से भी अपना भोजन बना सकते हैं। और साथ ही साथ ये कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ये अपना भोजन बनाने के साथ साथ ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर भी निर्भर होते हैं। अगर ये हेट्रोट्रॉफिक होंगे तो दो टाइप का न्यूट्रिशन एग्जिबिट करेंगे। पहला है सैप्रोफिटिक, दूसरा है पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है कि ये सड़े गले, डेड और डिकेइंग मैटर से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। और पैरासिटिक का मतलब है कि ये कभी कभी दूसरों के शरीर में रह करके भी उनसे अपना भोजन लेंगे, तो ये एज अ पैरासाइट भी एग्जिस्ट करते हैं। प्रोटिस्टा की बात करें तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं और अपना खाना स्वयं बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेटिक। ये सनलाइट की हेल्प से अपना खाना बनाएंगे। साथ ही ऑटोट्रॉफिक होने के साथ ये हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। ये अपने भोजन के लिए दूसरों जीवों, दूसरे पौधों पर भी निर्भर होते हैं। फंजाई जो होता है, फंजाई में बेसिकली हमारा फंगस आते हैं। तो फंजाई में जो होता है वो कैसा होता है? हेट्रोट्रॉफिक होता है। ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होता है। फंजाई अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होता है। ये सैप्रोफिटिक भी होता है और पैरासिटिक भी होता है। हेट्रोट्रॉफिक होगा तो दो टाइप का होगा, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब है कि ये डेड और डिकेइंग मैटर, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। और पैरासिटिक का मतलब है कि दूसरों जीवों पर निर्भर होकर के अपना भोजन प्राप्त करेंगे, ये दूसरे जीवों के शरीर में रह करके। अब प्लांटी की बात करें तो प्लांट किसी पर निर्भर नहीं होता है, बल्कि हम प्लांट पर निर्भर होते हैं, हम प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, हम उनसे अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, तो प्लांट टोटली क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक होगा। और ऑटोट्रॉफिक होगा और तो कैसा होगा? फोटोसिंथेटिक। प्लांट अपना भोजन जो है वो सनलाइट की हेल्प से बनाएंगे। इस तरह के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन कहते हैं।
अब बारी आती है एनिमेलिया की। एनिमेलिया होता है कंप्लीटली हेटेरोट्रॉफिक। हम लोग ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हम लोग अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर, दूसरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक होगा तो दो टाइप का न्यूट्रिशन एग्जिबिट करेगा, होलोजोइक और सैप्रोफिटिक। होलोजोइक का मतलब है कि हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग भोजन बना करके उसको निगल करके उसको पचाते हैं ना, इस टाइप का न्यूट्रिशन एग्जिबिट करते हैं। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होगा उसे क्या कहेंगे, होलोजोइक कहेंगे। और सैप्रोफिटिक मतलब हम लोग सड़े गले पदार्थों से भी अपना भोजन प्राप्त करेंगे। हम लोग नहीं, कुछ जानवर जो होते हैं जैसे कौवा हो गया, गीदड़ हो गया ना, ये सब जो होते हैं वो सड़े गले जीवों से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो बच्चों ये है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और ये है कुछ कैरेक्टर जिसको आर.एच. व्हिटेकर ने यूज करके इस क्लासिफिकेशन को दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको अगर एक फ्लो चार्ट समझ लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको बहुत सारी चीजें आगे क्लियर हो जाएगी। अब हम 1 बाय 1 किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड, स्टडी हार्ड।